कई बरसों की बात है। विजयपुर नामक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। बूढ़ी माँ के 3 नातिन थे जो अब जवान हो चुके थे। कुछ दिन पहले ही बूढ़ी दादी की बेटा और बहू की मृत्यु हो चुका था। उस गांव में एक परंपरा थी कि बेटे के जन्म लेते ही उनके नाम पर एक गाय के बच्चा पाला जाता था। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते, उनके साथ गाय की बच्चा भी बड़ा होता। बच्चों, अब तुम सब बड़े हो गए हो और तुम सब जानते हो ना कि तुम्हारे नाम पर पाला गया गाय के बच्चे भी अब बड़ा हो चुका है। तो अब तुम सब जाओ और अपने अपने हिस्से के गाय के 5। फिर वो गाय जिस भी दिशा में पाया जाएगा, तुम सब उस दिशा में अपनी पसंद की लड़की खोजने चले जाना, क्योंकि अब तुम्हें पत्नियों की बहुत आवश्यकता है। लेकिन हाँ, याद रहे, अगर मुझे तुम सबकी खोजी हुई लड़कियां पसंद आएंगी, तभी मैं तुम सबको विवाह करने के लिए कहूंगी। सबसे छोटा बेटा गंगाराम अपना दादी माँ से कहता है, ठीक है दादी, आप चिंता मत करो। हम सब आपके लिए सुंदर सुंदर सी बहुएं जरूर खोज कर लाएंगे। मुझे तुम सब पर पूरा यकीन है कि तुम सब मेरे लिए सुंदर सी बहुएं लाओगे। ठीक है दादी, अब हम चलते हैं। आप अपना ध्यान रखना। 3 भाई खेत के पास जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वह सब उस गायों के पास पहुंच जाते हैं और अपने बने हिस्से के गाय मिल जाते हैं। अरे वाह, मेरा गाय तो उत्तर की तरफ है और उत्तर की तरफ माला का घर है, जिसको मैं बचपन से जानता हूँ। मैं उसके घर जाऊंगा और फिर उसे शादी के लिए मना लूंगा। मेरे हिस्से का गाय तो पश्चिम की तरफ है। मैं जानता हूँ उस तरफ एक बहुत ही सुंदर लड़की है जो देखने में बिल्कुल परी के समान लगती है। मैं उसके घर जाऊंगा और जरूर उसके माता पिता को विवाह के लिए मना लूंगा। सबसे छोटा गंगाराम, उसका गाय का मुंह दक्षिण की तरफ था। दोनों भाई उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि उस तरफ दूर दूर तक जंगल के अलावा और कुछ नहीं था। अरे गंगाराम, तेरा गाय तो दक्षिण की तरफ है और उस तरफ तो बहुत घना जंगल है। वहां पर तुझे लड़की तो नहीं, बल्कि सियार, चीता, भालू और लोमड़ी अवश्य मिलेंगे। तू उनसे ही विवाह कर लेना। हाँ, मेरा गाय तो दक्षिण की तरफ है। उस तरफ तो बस जंगल के अलावा और कुछ नहीं। अब जाने भी दो, जो होना था सो हो चुका। मैं इस तरफ ही जाता हूं। दोनों भाई गंगाराम से इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। 3 भाई 3 दिशाओं में अपने अपने लिए सुंदर सी लड़कियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन छोटा भाई गंगाराम काफी दुखी लग रहा था, क्योंकि उसके हिस्से का गाय दक्षिण की तरफ था। उस तरफ घने जंगल के अलावा और कुछ ना था। गोपाल चलते चलते एक छोटे से गांव में पहुंचता है। हाँ, माला का गांव तो यही है। मुझे उसके घर आए हुए काफी दिन हो गए हैं। उसका घर कौन सा है ठीक से याद नहीं आ रहा है। चलो किसी गांव के आदमी से पूछ लेता हूं। अरे ओ भाई, रुकना जरा। हाँ बोलो भाई, क्या बात है? भाई, माला का घर कौन सा है, जरा बताओ तो। मुझे उसके घर आए हुए काफी दिन हो गए हैं, इसलिए थोड़ा भूल रहा हूं। लगता है गांव में तुम नए हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं माला बिटिया का घर कौन है। वो देखो, वो सामने, हाँ, जो तुम्हें बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है ना, वही माला का घर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए ठीक है, अब मैं चलता हूं। गोपाल माला के घर की तरफ जाने लगता है। माला अपने घर के बाहर खड़ी होती है। अरे गोपाल, तुम यहाँ बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े हो। मेरे साथ घर के अंदर चलो, मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाती हूँ। माला गोपाल को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। अरे बेटी, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? पिताजी, इनका नाम गोपाल है। हम दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते थे, इसीलिए मैं इन्हें बचपन से ही जानती हूँ। बेटा, लगता है तुम काफी दूर से आए हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था करता हूँ। नहीं नहीं चाचा, आप परेशान मत होइए।
मैं कुछ नहीं खाऊंगा। गोपाल सुमन को सब कुछ बता देता है कि कैसी उनके गांव में एक परंपरा है। सुमन को गोपाल बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए सुमन भी गोपाल और माला के विवाह के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ सबसे छोटा भाई गंगाराम कई दिनों से जंगल में भटक रहा था, लेकिन अभी तक उसे एक भी लड़की नहीं मिली थी। अरे यहाँ पर तो दूर दूर तक बस पेड़ पौधे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तभी गंगाराम को एक पुरानी कुटिया दिखाई पड़ती है। गंगाराम कुटिया को देखकर खुश हो जाता है। चलो, इतने दिनों बाद कोई घर तो दिखाई पड़ा है, मैं इसके अंदर जाकर देखता हूं। गंगाराम उस कुटिया के अंदर जाता है, फिर सामने के नजों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि एक भूरा कलर की सुंदर सी सियाल ढेर सारे कुत्ते को पढ़ा रही थी। तुम कौन हो लड़के, और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? सियाल रानी, मेरा नाम गंगाराम है और मैं यहाँ पर अपने गांव के नियम अनुसार सुंदर सी लड़की खोजने आया हूं, लेकिन मुझे अभी तक कोई सुंदर लड़की नहीं मिली। कोई बात नहीं गंगाराम, मैं भी एक लड़की हूँ, तुम चाहो तो हमसे शादी कर सकते हो। लेकिन तुम तो एक सियाल हो, अगर मैं तुमसे विवाह कर लूं तो मैं अपनी दादी माँ और भाइयों को क्या बताऊंगा कि मैंने एक सियाल से शादी की है। सियाल गंगाराम की बात सुनकर दुखी हो जाती है। जिसके भाग्य में जो रहता है वो उसे मिल जाता है। तुम हमसे विवाह कर लो, मैं विवाह के बाद तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करूंगी, जैसे बाकी सारी पत्नियां अपने पति से करती हैं। चलो ठीक है सियाल रानी, तुम मुझे बहुत पसंद हो, अब मैं तुम्ही से शादी करूंगा। अब गंगाराम दिल से सियाल को अपनी पत्नी मान चुका था और मन ही मन सियाल से प्रेम भी करने लगा था। ठीक है सियाल रानी, अब मैं घर जाता हूं अपने दादी और भाइयों को यह बताने कि मुझे भी एक सुंदर सी लड़की मिली है। उन्हें यह बात सुनकर थोड़ा अजीब तो लगेगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। गंगाराम खुश होकर सियाल को वहीं पर छोड़कर अकेले ही घर वापस लौट गया। गंगाराम देखता है कि पहले से ही दोनों भाई वहां पर आए होते हैं। अरे, मैं उत्तर की ओर चलता गया और चलता ही गया, तभी मुझे सामने एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। घर के बाहर सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। मैं उस लड़की को देखते ही पहचान गया। हाँ, हम दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। फिर मैंने उस लड़की से बात की और हमारी बातों का सिलसिला चलता ही गया। तुम सबको पता है, मेरी बाली की आंखें बिल्कुल परी के समान हैं। हाँ, और उसकी आंखों में जो एक बार देख लेना वो खो जाए। अरे, मेरी बाली तो इतनी सुंदर है कि अगर उसके चेहरे को कोई ध्यान से देख ले तो ऐसा लगता है धरती पर स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। अपनी अपनी पत्नियों की सुंदरता को आपस में बता रहे थे। दोनों भाइयों की बातें सुनकर गंगाराम सोचने लगा, मेरी पत्नी तो एक सियाल है, अब मैं उनके बारे में इन सबको क्या बताऊं? लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बता ही देता हूं, वरना इन सबको शक हो जाएगा। तुम सबसे अच्छी पत्नी तो मेरी वाली है। उसकी आंखें इतनी सुंदर है कि मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा, और बाल तो पूछो ही मत, ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे मुलायम मखमल। लेकिन तू तो जंगल की तरफ गया था ना, तो तुझे इतनी सुंदर लड़की कहां से मिल गई? हाँ भैया, मैं जंगल की तरफ ही गया था, मुझे वो लड़की वहीं पर मिली। तीनों भाइयों ने दादी को अपनी अपनी पत्नियों के बारे में बता दिया। गंगाराम की बातें सुनकर दोनों भाइयों को जलन होने लगी। मुझे अपने पोते तुम सब पर पूरा यकीन था कि वह सब मेरे लिए सुंदर सुंदर सी पत्नियां खोज लाएंगे। अब मैं तुम सबकी पत्नियों के हाथों से बनी हुई मिठाई खाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वह सब शादी के बाद तुम्हें अच्छे से खाना खिला सकती है या नहीं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे दादी। ऐसे भी मेरी पत्नी तो बहुत अच्छा मिठाई बनाती है। हाँ दादी, सब ठीक है,
कोई चिंता की बात नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी पत्नियों से मिठाई बनवाने। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों से मिठाई बनवाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन सबसे छोटा भाई गंगाराम मन में ही सोचने लगा कि मेरी पत्नी तो एक सियाल है, भला वो कैसे मिठाई बना पाएगी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? तू बहुत चिंतित दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ दादी, सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है दादी, अब हम चलते हैं अपनी पत्नियों से मिठाई बनवाने। तीनों भाई दादी माँ के कहे अनुसार अपनी अपनी पत्नियों से मिठाई बनवाने के लिए जाने लगे। थोड़ी देर बाद गंगाराम सियाल के पास आता है। गंगाराम को देखते ही सियाल खुश हो जाती है और उसके पास आती है। गंगाराम, आप आ गए? क्या हुआ? आपने दादी से हमारी शादी की बात की है? हाँ सियाल रानी, मैंने बात की, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी। लेकिन वो समस्या क्या है? जरा बताइए तो मैं भी देखूं। हो सकता है मैं उस समस्या को दूर कर पाऊं। सियाल रानी, मेरे दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के बारे में बहुत कुछ दादी को बता रहे थे। फिर मैं भी उन सबको बता दिया कि मुझे भी एक बहुत अच्छी पत्नी मिली है जो देखने में बहुत सुंदर है। फिर दादी ने बोला, तुम सब जाओ और अपनी अपनी पत्नियों से मिठाई बनवा कर लाओ। लेकिन अब तुम दादी के लिए मिठाई कैसे बनाओगी? गंगाराम, तुम चिंता मत करो, तुम बस देखती जाओ। अभी थोड़ी देर में मैं मिठाई बना दूंगी। गंगाराम सियाल रानी की बात सुनकर हैरान हो जाता है कि यह तो सियल है। गंगाराम ये कैसे मिठाई बना पाएगी? क्या सियल रानी, क्या तुम सच कह रही हो? तुम दादी के लिए मिठाई बना दोगी? हाँ हाँ गंगाराम, मैं सच कह रही हूँ। तुम बस थोड़ी देर रुको और देखती जाओ। कुछ समय बाद सियाल ने ढेर सारी मिठाई बनाकर एक छोटे से थैले में रखकर गंगाराम को दे देती है। सियाल रानी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सच में मिठाई बना सकती हो, लेकिन आखिर तुमने ऐसा कर दिखाया। सियाल रानी, तुम्हें मिठाई बनाना किसने सिखाया था? गंगाराम, जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ ने मुझे सारा काम करना सिखाया था। चलो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं चलता हूं दादी को तुम्हारे हाथ से बनी हुई मिठाई खिलाने। गंगाराम जब मिठाई की थाली लेकर खुशी खुशी घर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद गंगाराम घर पहुंच जाता है। दादी, सबसे पहले आप मेरी पत्नी की बनाई हुई मिठाई को खाइए, फिर आपको ऐसा लगेगा कि यह तो दुनिया की सबसे अच्छी मिठाई है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ला, सबसे पहले मैं तेरी ही मिठाई खाती हूँ। दादी सबसे पहले बड़े बेटे गोपाल की मिठाई खाती है। हाँ बेटा, ये मिठाई तो सच में अच्छी है, लेकिन मैं तुम सबकी मिठाई खाने के बाद फिर बताऊंगी सबसे अच्छी मिठाई किसकी है। बारी बारी सारे बेटों का मिठाई खाती है। अब दादी माँ को सबसे अच्छी मिठाई सबसे छोटे बेटे गंगाराम की लगती है। तुम सबकी मिठाई अच्छी है, लेकिन तुम सबसे अच्छी मिठाई गंगाराम की है। दादी माँ को गंगाराम की मिठाई सबसे अच्छा कहता देख बाकी के भाई गंगाराम से जलने लगते हैं। गंगाराम को बहुत खुशी होती है कि दादी को मेरी मिठाई सबसे अच्छी लगी। लेकिन दादी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने गंगाराम की मिठाई को सबसे अच्छा कहा रही है। ये तो हम दोनों भाइयों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें बचपन से ही बड़े प्यार से पाला है, फिर मैं तुम दोनों के साथ अन्याय कैसे कर सकती हूँ? अगर मेरी बातों पर तुम सबको यकीन नहीं है तो तुम सब इस मिठाई को खाकर देख लो। यह मिठाई तो सच में हम सबके मिठाई से बहुत अच्छा है। दादी के सामने अच्छा बनने के लिए यह सब कह देता है, लेकिन असल में तो दोनों भाई गंगाराम से जलने लगते थे। दादी, अब तो हम तीनों भाई आपके कहे अनुसार परीक्षा में पास हो चुके हैं। अब हम अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी तो कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों। अब तुम सब जाओ और अपनी अपनी पसंद की हुई लड़कियों से शादी करके मेरी बहुओं को घर लाओ। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे दादी।
तीनों भाई खुशी खुशी लड़कियों से शादी करके दादी के पास लाने निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद गंगाराम सियाल रानी के पास पहुंचता है। अरे मेरे प्यारे गंगाराम, आखिर तुम आ ही गए। तुम मेरे पास नहीं होते हो तो मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। क्या दादी हमारी शादी के लिए मान गई? और उन्हें वो मेरा बनाई हुई मिठाई कैसा लगा? अरे रानी दादी को सबसे अच्छा मिठाई हमारा ही लगा। फिर दादी हमारी शादी के लिए मान गई। यह तो बहुत खुशी की बात है। फिर हमें जल्द ही विवाह करके घर जाना चाहिए। हाँ रानी, ये तो तुम ठीक कह रही हो। फिर गंगाराम सियल को लेकर घर की तरफ जाने लगा। दोनों हमेशा खुश रहेंगे। मैं तुमसे उसी तरह प्यार करूंगा जिस तरह सारे पति अपनी पत्नियों से करते हैं। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। तभी पेड़ों पे से एक सांप उनके रास्ता पर छलांग मारा और सियाल को काट लिया। सांप के काटने से सियाल तुरंत वहीं पर मर गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी छोटी सी सियाल मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हे भगवान, आखिर तुम हम जैसे गरीबों के साथ ये सब क्यों करते हो? गंगाराम को दुखी देख एक साधु बाबा गंगाराम के पास आते हैं और कहने लगते हैं, क्या हुआ पुत्र, तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? और इतनी सुंदर सियाल यहाँ पर कैसे मरी पड़ी है? गंगाराम साधु बाबा को अच्छे से सारी बात बता देता है। साधु बाबा कहते हैं कि बालक, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पिछले जन्म की पत्नी भी यही लड़की थी, जो श्राप मिलने के कारण एक सियाल में बदल चुकी थी। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा घना वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे एक बेहद ही चमत्कारी जड़ी बूटी का पौधा है। अगर तुम उस जड़ी बूटी को लाकर श्रापित सियाल के चोट पर रख देते हो तो वो सियाल श्राप से मुक्त हो जाएगी और तुरंत जिंदा हो जाएगी। साधु बाबा गंगाराम को यह बात कहकर चले जाते हैं। साधु बाबा की बात सुनकर गंगाराम बहुत खुश होता है। फिर गंगाराम सियाल को वहीं पर छोड़कर उस जड़ी बूटी की तलाश में निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद गंगाराम उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। शायद साधु बाबा इसी पेड़ के बारे में कह रहे थे, लेकिन वो चमत्कारी जड़ी बूटी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। तभी गंगाराम की नजर एक छोटे से पौधे पर पड़ती है, जो हल्के हल्के सुनहरे रोशनी के साथ चमक रहा था। हाँ, आखिर मुझे वो चमत्कारी जड़ी बूटी मिल गई। अब मेरी सियाल रानी मेरे पास फिर से दोबारा लौट आएगी। गंगाराम उस जड़ी बूटी को लेकर सियाल रानी के पास जाने लगता है। थोड़ी देर बाद गंगाराम सियाल के पास पहुंच जाता है। फिर सियल के घाव पर जड़ी बूटी रख देता है। सियल तुरंत एक तेज रोशनी के साथ गायब हो जाती है। अरे साधु बाबा ने तो कहा था इस जड़ी बूटी से सियाल ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी सियल रानी अचानक तेज रोशनी के साथ कहां गायब हो गई? लगता है साधु बाबा मुझे एक पल के लिए खुश करना चाहते थे, इसलिए साधु बाबा ने हमसे यह सब कहा था। गंगाराम को यह लगने लगा कि शायद साधु बाबा हमसे झूठ बोले थे। तभी पीछे से एक आवाज आती है। अरे अरे मेरे प्यारे गंगाराम, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? जरा पीछे तो देखो, मैं आ गई। लेकिन हे राजकुमारी, आप कौन हैं? और आप हमसे यह सब क्यों कह रही है? क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो गंगाराम? हाँ, पहचानोगे भी कैसे? मैं तुम्हारे पास सियल रूप में जो थी। अब गंगाराम समझ चुका था कि यह सियल रानी है, जो उस जादुई जड़ी बूटी के कारण श्राप से मुक्त हो चुकी है। ओ मेरी प्यारी सियाल रानी, मैं तो डर गया था कि शायद मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। नहीं नहीं गंगाराम, मैं तुमसे कही थी ना कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हम दोनों पूरा जीवन साथ में ही रहेंगे। फिर मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकती थी? घर पर दादी हमारा इंतजार कर रही होंगी। अब हमें जल्दी उनके पास पहुंचना चाहिए। हाँ राजकुमारी, आप ठीक कह रही हैं। फिर वो दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद दादी के पास पहुंच जाते हैं। दोनों भाई
गंगाराम को राजकुमारी के साथ में देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे गंगाराम, तूने राजकुमारी को यहाँ पर क्यों लाया है? तेरी पत्नी भी है या नहीं? भैया, ये मेरी ही पत्नी है। गंगाराम के इतना कहते ही दोनों भाई और दादी हैरान हो जाते हैं। लेकिन बेटा ये सब कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी को शुरू से लेकर अब तक जो भी उसके साथ हुआ सारी घटनाओं को बता देता है। मुझे तुम सब पर गर्व है कि वो सब मेरे लिए 3 सुंदर बहुएं खोज कर लाए। सब लोग दादी का आशीर्वाद लेकर हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे।